जय हिंद टू यू ऑल। स्वागत है आपका ज्योग्राफी के लेक्चर 29। आज हम क्या कवर करेंगे भाई? आज हम 2017 से लेके 2023 तक के करंट अफेयर्स, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं, कुछ 4 चैप्टर्स के जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है भाई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। ये आपके 4 चैप्टर्स हैं जिनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, अराउंड 25 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो भाई चलो चल के देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में बेसिकली क्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई हमारे सामने आ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, है ना? कौन सा स्टेटमेंट एनएचएआई के रिस्पेक्ट में सही नहीं है? तो देखो भाई, एनएचएआई का काम क्या होता है? एनएचएआई का काम होता है कि भाई वो आपके नेशनल हाईवेज को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, है ना? और उसके साथ साथ रेगुलेट भी करते हैं। ये इनके काम हो जाते हैं, है ना? उसके साथ साथ हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी इनका मेजर काम होता है। फिर आपका एक टर्म आता है प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स, ये भी भाई हमारी एनएचएआई करती है। यानी कि प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स का मतलब होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट करना हाईवेज पे, उसका इन्फोर्समेंट करना, और बाकी अथॉरिटीज जो होती हैं उनके साथ में फंक्शन करना। लाइक आपके स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे आ जाती है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके चल। तो कोर फंक्शन में क्या आ जाता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाता है, टोल कलेक्शन आ जाता है, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं जो डे टू डे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए काम में आती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपका इस्टेब्लिश किया गया था जून 15, 1989। एक्ट था भाई हमारा एन एच ए आई एक्ट ऑफ इंडिया, सॉरी NHAI ऑफ इंडिया एक्ट 1988। ठीक है, तो ये भाई इसके काम रहते हैं। अब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला आ रहा है कि NHAI कलेक्ट्स फीस ऑन द नेशनल हाईवेज, बिल्कुल सही, टोल कलेक्शन इनका काम है। NHAI प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये भी भाई सही है। NHAI regulates and controls the flying of vehicles for its proper management, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है कि NHAI conducts training of highway engineers at entry level and in service, नहीं। IAHE ये भाई हमारी एक बॉडी आ जाती है। ठीक है, ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी ट्रेनिंग कोर्सेज को कस्टमाइज करती है हाईवे इंजीनियर्स के लिए, स्टेट PWD जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, स्टेट हाईवेज के लिए, रूरल रोड्स के लिए। तो भाई जितने भी भाई हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो IAHE के द्वारा ही करवाए जाते हैं। इट इज इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन गलत है, तो मतलब ये आपका करेक्ट आंसर में आएगा, इट इज नॉट करेक्ट। नाउ सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल? रोड टनल के बारे में पूछा जा रहा है। तो रोड टनल के तौर पे अगर हम देखें तो भाई चेनानी नशरी जो टनल है, जिसकी लेंथ 9.2 किलोमीटर है, और इसको ऑफिशियली जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से। इसकी टोटल लेंथ 9.2 किलोमीटर के आसपास है, और ये टनल आपकी जम्मू और श्रीनगर के बीच में क्या करती है? तकरीबन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर देती है। ये वर्ल्ड की 6th रोड टनल है जिसके अंदर एक ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है, यानी कि इसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर होती रहती है, सफोकेशन रोकती है। इस टनल का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था, जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन फिर बाकी टनल्स का क्या? ये भाई बाकी टनल्स कहाँ से कहाँ तक जाती है? अगर हम अटल टनल की बात करें, अटल टनल काफी ज्यादा फेमस है। अटल टनल आपकी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ठीक है, ये हाईवे टनल की कैटेगरी में आती है, अबव 10,000 फीट। अटल टनल को रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2020 में इसको लॉन्च किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। ये आपकी लाई करती है लेह मनाली हाईवे। लेह मनाली हाईवे को बेसिकली ले करती है यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश में। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इनका नाम रखा गया। इसका कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड इसका कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कनाली ये जो टनल है
ये आपकी मनाली को लाहौल स्पीति जो वैली है उससे कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई हमारी आ जाती है पुथिरन टनल। पुथिरन टनल जो है ये आपकी केरल के अंदर में आती है, NH544 पे लाई करती है। पीची रेंज और माचड़ रेंज जो है यहाँ पर एलिफेंट्स का पैसेज होता है, आना जाना होता है, तो उनके पैसेज को अच्छे से बनाने के लिए भाई अंदर से आपकी एक टनल निकाली गई है, पुथिरन टनल। और वहीं अगर हम काजीकुंड और बनिहाल टनल की बात करें तो ये मेजरली आपकी एक रेलवे टनल के तौर पे इनिशियली डेवलप की गई थी, जिसको फर्दर बाद में आपकी रोड टनल के तौर पे भी एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए। तो भाई ये इस मैप से हमें साफ साफ पता चल रहा है ना। जैसे हम साउथ ईस्टर्न की बात करें कि भाई साउथ और ईस्ट, तो भाई ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया ईस्ट। तो साउथ ईस्टर्न भाई यहाँ पर लाई करेगा, तो साउथ ईस्टर्न में कौन सा आ रहा है, कोलकाता, ठीक है। तो भाई ए का आंसर हो गया। फिर पूछा जा रहा है साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल कौन सी है, सदर्न सेंट्रल भाई हमारी लाई कर रही है सिकंदराबाद, तो साउथ सेंट्रल हो गया भाई ये। फिर पूछा जा रहा है साउथ वेस्टर्न। अब साउथ वेस्टर्न की तरफ भाई आ रहा है हुबली, तो भाई साउथ वेस्टर्न इज हुबली। एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी कि साउथ में भी है लेकिन ईस्ट में भी है और सेंट्रल में भी है, सो दैट इज बिलासपुर। तो भाई करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, वो among the following will be at more risk with respect to the earthquake hazard zone specified by the Geological Survey of India। 4 लोगों के बारे में बताया गया है, अलग अलग लोकेशन पर बेस्ड है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अर्थक्वेक के हजार्ड जोन्स बनाए हैं इंडिया में, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भाई कौन सबसे ज्यादा रिस्क पे है। वो सबसे पहले शाहजी नाम का बंदा है, वो आपका यहाँ पर हैदराबाद के पास में सिकंदराबाद के पास है, ये हो गया, ठीक है। ये आपका रिस्क जोन है। रेड मतलब सबसे हाई, ऑरेंज उससे कम, येलो उससे कम और ब्लू सबसे कम। तो शाहजी जो है वो आपका पड़ रहा है ब्लू में, तो शाहजी तो बिल्कुल नहीं। सेकंड पूछा जा रहा है रणवीर एट इंदौर, तो इंदौर भाई यहाँ पे लाई करता है ना, तो ये आपका एरिया या तो ब्लू में या फिर येलो में, मतलब इस तरह के एरिया में आ रहा है, तो ये दोनों एरिया भी भाई आपके हजार्ड जोन्स में नहीं आते, तो ये भी नहीं होगा। फिर पूछा जा रहा है मैत्री एट भुवनेश्वर। अब मैत्री जो है उसका भी जो रीजन है वो इस साइड ही लाई कर रहा है भुवनेश्वर के आसपास, तो भाई वो भी नहीं आएगा। मालती, सॉरी सॉरी मैत्री। लेकिन मालती की अगर हम बात करें जो पिथौरागढ़ में है, तो वो इधर रेड या येलो जोन के आसपास आ रहे हैं, है ना, तो भाई वो बिल्कुल आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जो अर्थक्वेक हजार्ड जोन्स है, यानी कि जो आपके लोअर हिमालयाज हैं वहां पर सिचुएटेड है, तो भाई यहाँ पर अर्थक्वेक आने की खतरे ज्यादा है। Next, government wants to prepare a plan for the drought-prone areas of the country. Which one of the following regions will be predominantly focused? भाई सूखाग्रस्त इलाकों के बारे में गवर्नमेंट एक प्लान बनाने जा रही है, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किस पे फोकस करे। ड्रॉट प्रोन एरियाज को हमने येलो से कलर से डिपिक्ट किया है ना। तो भाई अगर हम बात करें सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की, तो भाई यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होंगे। गैंगेटिक प्लेन्स को अगर हम देखते हैं तो गैंगेटिक प्लेन्स पे आपको कुछ पॉकेट्स नजर आएंगी, लेकिन कंप्लीटली तो भाई यहाँ पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आते भाई 2 एरिया हमारे, एक तो आता है कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये वाला इलाका है ना, और दूसरा आता है कच्छ रीजन। तो अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो भाई कच्छ रीजन आपको जो है यहाँ पर तो पूरा का पूरा येलो है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले जो है वो कच्छ रीजन पे ही क्या करेगी, प्रीडोमिनेटली फोकस करेगी। नेक्स्ट, 4 लोग हैं भाई, 4 persons आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वो विल यू एडवाइस टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड्स। ब्लिजर्ड्स क्या होते हैं भाई, ब्लिजर्ड्स हमारे होते हैं स्नो स्टॉर्म, बर्फ की आंधियां। अब अगर हम बर्फ की आंधियों की बात करें तो भाई सबसे पहले हम स्नोफॉल की बात कर लेते हैं। जो बंदा उड़ीसा में है वहां स्नोफॉल नहीं होगी, जो त्रिपुरा में है तकरीबन वहां पे स्नोफॉल तो हो जाएगी लेकिन ब्लिजर्ड तो नहीं आएगा, है ना। असम में भी भाई आपका जो है ब्लिजर्ड नहीं आएगा, एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर ब्लिजर्ड आ सकता है इन चारों में से, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। फिर द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के द्वारा किया जाने वाला डैमेज, इनमें से कौन सी चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो भाई स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक भाई आपकी एक ऐसी चीज होती है, उससे क्या होता है, उससे ग्राउंड शेकिंग होती है, उससे कोलैटरल हजार्ड्स होते हैं, यानी कि जुड़े हुए अर्थक्वेक से जुड़े हुए फिनोमेना होते हैं, तो ये हजार्ड की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब
जो डैमेज किया गया है अर्थक्वेक के द्वारा वो इस चीज से टोटली इन्फ्लुएंस्ड होता है, बिल्कुल होता है ना। तो भाई ये ऑप्शन तो भाई नोट में नहीं आएगा। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो भाई अर्थक्वेक का जो एक्सपोजर होता है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग्स, पॉपुलेशन यानी कि लोग बाग, इकोनॉमी भी भाई हमारी खत्म हो जाती है, कई बार खराब हो जाती है, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम भी खराब हो जाता है, जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से डैमेज होता है। तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी अर्थक्वेक आएगा अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोगों की डेथ और इंजरी हो सकती है। तो भाई ये भी भाई नॉट इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आ गया, सॉरी। उसके बाद आता है टाइप ऑफ बिल्डिंग, तो भाई बिल्कुल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई जो है वो वनरेबल की कैटेगरी में आता है। अर्थक्वेक जब भी आएगा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इन्फ्लुएंस्ड होगा ही होगा। लेकिन क्लाइमेट ऑफ द एरिया एक ऐसी चीज है जिसको फर्क नहीं पड़ता अर्थक्वेक किस हिसाब से आया। क्लाइमेट तो भाई हमारा एटमॉस्फेयर में हो रहा है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई अर्थक्वेक कब कैसे और कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट, एन एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर। तो भाई मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अलग अलग तरह के हमारे डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एवलांच की बात करें तो किससे रिलेटेड होता है? एवलांच आपका होता है टेरेस्ट्रियल। कैसे? एवलांच बेसिकली आपका हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से, है ना, अर्थ क्वेक की वजह से भी हो सकता है, या फिर सीस्मिक एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारी टेरेस्ट्रियल यानी कि आपके बायोस्फीयर से डील करती है। एटमॉस्फेरिक तो भाई हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर में हो जाता है, तो भाई ये नहीं होगा। रेन स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म, स्नोफॉल वगैरह ये सब एटमॉस्फेरिक होते हैं। एक्वेटिक यानी कि सुनामी वगैरह, स्टॉर्म सर्ज वगैरह। और बायोलॉजिकल यानी कि जो हमारे एंडेमिक और पेंडेमिक वगैरह होते हैं। नेक्स्ट, एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट द बेसलाइन लेवल इन अ ज्योग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट, यानी कि किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक इन्फेक्शन हो गया है, वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ उसी एरिया तक सीमित है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव या फिर लोकल, यानी कि वो लोकलाइज्ड है, सिर्फ वहीं तक फैला हुआ है। जबकि पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक आपका होता है जो आपका बहुत जगह फैल गया हो, वन और मेनी कंट्रीज में भाई जो बीमारी फैल गई है लाइक कोविड, वो आपकी पैंडेमिक की कैटेगरी में थी, डब्ल्यूएचओ ने उसको पैंडेमिक बोल दिया था। और वही एपिडेमिक भाई आपकी वो होता है जहां पर ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ इफेक्ट होने लगते हैं, वो आपका होता है एपिडेमिक। और आउटब्रेक यानी कि किसी भी ऐसी बीमारी का एकदम से लार्ज स्केल पे बढ़ना, वो आपका सिंपली होता है आउटब्रेक। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो भाई सबको पता है कि भाई बॉक्साइट की माइनिंग की जाती है ना। बॉक्साइट की माइनिंग करने के बाद में एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग की जाती है, फिर एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग होती है, फिर भाई हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सिंपल आंसर है बॉक्साइट ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। तो देखो भाई सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें, सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव लेवल पर देखें तो एंड ही एमए को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो इस बॉडी के चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमल रेनफॉल इन आई। रेनफॉल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डार्क ब्लू का मतलब है कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। इंडिया की जो ऑप्टिमम रेनफॉल होती है वो 300 से लेके 600 के बीच में होती है एनुअल, है ना। तो अगर हम सबसे कम रेनफॉल की बात करें तो बैंगलोर तो भाई नहीं है। बैंगलोर को अगर आप देखेंगे तो भैया ये आपका 100 से लेके 150 वाले ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम न्यू दिल्ली को देखेंगे तो न्यू दिल्ली भी भाई जो है वो हमारी तकरीबन 40-50 वाले ब्रैकेट के आसपास आ रही है ना। फिर अगर हम लेह को देखेंगे तो लेह भी सिमिलरली आपका जो है ये आपका 20-40 या फिर 40-50 के आसपास आएगा। तो भाई लेह में भी कम बारिश होती है पर इतनी भी कम बारिश नहीं होती। सबसे ज्यादा इसमें जो वनरेबल स्टेट और जो जगह है दैट इज जोधपुर। जोधपुर भाई आपका आता है सेमी एरिड वाली कैटेगरी में आ जाता है ना। मरुस्थली के पास में जो एरिड एरिड भाई हमारे यहाँ हो जाता है, सेमी एरिड यहाँ आ जाता है। तो सेमी एरिड वाला रीजन है, यहाँ पर आपका 20-30 सेंटीमीटर से भी आसपास कम बारिश एक साल में होती है। सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर में, दैट इज इन राजस्थान। नेक्स्ट, which one of the following countries had chosen the name Nisarg for the cyclone which devastated the coastline of Maharashtra and Gujarat in June 2020? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अब लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेमिंग कन्वेंशंस को अगर हम देखें तो ये स्टार्ट किया गया वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्होंने कुछ 6 से 7 जोन्स बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके हिसाब से
अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रीजन में लाई करती हैं, वो क्या करेंगी, नाम रखेंगी। जैसे 2004 में एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें इंडियन ओशन रीजन में जो मौजूद कंट्रीज हैं वो ये नेमिंग मेथोडोलॉजी करेंगी। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये क्या करेंगे, ये आपके एक सेट ऑफ नेम्स जो हैं वो देंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, और बारी बारी से इन नामों, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इनका नाम इसके हिसाब से रखा जाता है। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो भाई ये आपका वही क्वेश्चन आ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एपेक्स बॉडी रहती है जिसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम, यानी कि ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। वही स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो भाई इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं सीएम, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। यहाँ पर दो बॉडीज होती है, एनडीआरएफ और एनआईटीएम, जो आपके एमएचए के अंडर में काम करती है। ठीक है, फिर फर्दर हमारा डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज लेवल आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नॉट कवर्ड बाय फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेट अप बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि CWC, ये आपकी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर में काम करती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने बहुत सारे ऐसे फोरकास्टिंग स्टेशंस जो है उनको सेटअप किया ताकि सारे इंपॉर्टेंट फ्लड प्रोन इंटरस्टेट रिवर के बीच में जो आपके एरियाज आते हैं उनको वार्न किया जा सके। ये फोरकास्ट क्या करते हैं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इनेबल करते हैं कि वो सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लें ताकि लोगों को एवैक्यूएट किया जा सके फ्लड अफेक्टेड एरिया से सेफर लोकेशंस में, जब भी आपका फ्लड का सीजन आता है, जब ज्यादा बारिश होती है। तो हमारी 19 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज इसके अंडर में कवर्ड है, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा तीनों कवर्ड। लेकिन हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो इसके अंडर में कवर्ड नहीं है। एकमात्र नहीं, एक में से ऐसा स्टेट है जिसके अंडर में कवर नहीं है। इनका खुद का जो स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज का ख्याल रखता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे। वाराणसी कन्याकुमारी नेशनल हाईवे का नाम है NH7, और भाई यहाँ पर रीवा लाई करता है, बिल्कुल करता है। रीवा के बाद में कटनी भी लाई करता है और कटनी के बाद में जबलपुर भी लाई करता है। तो एकमात्र ऐसा जगह है सतना जो यहाँ लाई नहीं करती। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना भी आपके लिए जरूरी है। आपको एक मेजर आइडिया होना चाहिए अगर अपनी इंडिया का मैप स्टडी किया है कि कौन सा NH कहाँ से होके जाता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड इन। तो भाई मेट्रो रेलवे जोन एक नया जोन है जिसका हेडक्वार्टर आता है भाई आपका कोलकाता। फिर पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर्स द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो भाई यूनियन टेरिटरीज में देखें तो चंडीगढ़ के पास में 15 किलोमीटर के NH आता है, दिल्ली के पास में 79, दमन दीव और नगर हवेली के पास में, सॉरी दमन दीव के पास 22 और दादर नगर हवेली के पास में 31 आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ के पास में सबसे कम नेशनल हाईवे आता है। नेक्स्ट, अगेन रेलवे जोन और हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है। नॉर्थ सेंट्रल सबसे पहले आ रहा है, दैट इज प्रयागराज। ठीक है, जो पहले जिसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। फिर भाई नॉर्थ ईस्टर्न पूछा जा रहा है तो नॉर्थ ईस्टर्न आ जाता है गोरखपुर। फिर आपसे वेस्ट सेंट्रल पूछा जा रहा है, दैट इज जबलपुर। और फिर उसके बाद साउथ सेंट्रल पूछा जा रहा है, दैट इज सिकंदराबाद। ठीक है, तो भाई कौन सा नॉर्थ सेंट्रल हमारा हुआ प्रयागराज यानी कि A का 4 हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न हमारा हुआ गोरखपुर यानी कि B का 3 हुआ, ये वाला। नेक्स्ट, सेतु भारतम प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम 4। तो भाई सबसे पहले हमें ये पता चल गया सेतु भारतम, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, तो ये ब्रिज से रिलेटेड है ना। तो हम C और D को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देंगे, बचते हैं A और B। तो A और B में से आंसर है भाई हमारा P, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर सेफ एंड सीमलेस ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवे। ये आपका भारतमाला परियोजना के अंडर में आता है। नेक्स्ट, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को किया जाता है बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। बायोटिक रिसोर्सेज आपके बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट और उनके प्रोडक्ट्स, एनिमल बर्ड्स और उनके प्रोडक्ट, फिश और बाकी मेरीन ऑर्गेनिज्म वगैरह।
कुछ मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जा सकते हैं, क्योंकि वो फॉसिल्स यानी कि डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से बने। वहीं अबायोटिक की बात करें तो अबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, लाइक वाटर, एयर, मिनरल्स, ओर्स वगैरह, गोल्ड, जो मेटल वाली ओर्स हैं आपकी, है ना, आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह, जो आपकी फॉसिल से नहीं बनी। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो भाई रिन्यूएबल आपके वो होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल को हम रिन्यू नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जो किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करते हो, कम्युनिटी जो कि पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, और पोटेंशियल यानी कि वो जिनको रिकॉग्नाइज तो किया गया है कि भाई इनके अंदर में काफी पोटेंशियल है, यहाँ पर रिजर्व पाए जा रहे हैं, लेकिन उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाए। और रिजर्व आपके जिनको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है और जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये तो भाई ये फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें कि भाई एक थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, फ्यूल सच एज ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम विच गोज थ्रू अ टरबाइन विच स्पिन्स एंड टर्न्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों के बीच में अगर हमें कनेक्शन पता करना हो तो ऐसे पता किया जाता है, जैसे पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें सिंपली ये बताया गया है कि एक थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल्स जैसे कि ऑयल, कोल और नेचुरल गैस को आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो भाई ये तो हमें पता है, तो मतलब ये ट्रू है। लेकिन अगर हम लेकिन अगर ये सिर्फ ट्रू है तो भी हमारे कौन से ऑप्शन आ जाते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये भी हमें देखना है। तो अगर हम दूसरे को देखेंगे, भाई फ्यूल्स को जलाया जाता है वाटर हीट करने के लिए, है ना, भाई यहाँ से हमारा कोल वगैरह गया बॉयलर में, इनको जलाया गया, वाटर को हीट किया गया, इसको स्टीम में कन्वर्ट किया गया और ये आपकी टरबाइन तक पहुंचाया गया जो आपकी स्पिन होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। तो भाई एग्जैक्टली ये आपका सही भी है और ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 अपने आप में कंप्लीट नहीं था, स्टेटमेंट 2 ने उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन देके कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर। तो भाई मणिकरण तो भाई सबको पता है, भाई यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी होती है ना। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको हॉट वाटर के स्प्रिंग्स मिलेंगे जिनको गर्म पानी के स्रोते कहा जाता है। यहाँ पर जाके आप चावल भी उबाल सकते हैं और भी बाकी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी होती है। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के नीचे से निकलने वाली ऐसी एनर्जी होती है जो स्टीम वगैरह के फॉर्म में ऊपर आती है और चीजों को गर्म कर देती है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। सबसे पहले, इट इज वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अगर हम चारों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो चारों आपकी स्टेट्स जो है इसकी कैटेगरी में फिट होते हैं, लाइक झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, चारों के चारे जो आपके स्टेट्स हैं उन सबके अंदर रॉक्स और मिनरल्स की अच्छी खासी वैरायटी देखने को मिलती है। तो भाई इससे हमें कुछ पता नहीं चल पा। लेकिन हम दूसरी स्टेटमेंट पे आएंगे, इट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्रायोस्टाइल एस्बेस्टोस इन द कंट्री। तो एस्बेस्टोस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स आपको मिलेंगे राजस्थान में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को हम हटा देंगे। लेकिन अगर आप और ज्यादा गौर करेंगे तो क्रायोस्टाइल की जो एस्बेस्टोस एक वेराइटी होती है ये आपकी ज्यादा मिलती है आंध्र प्रदेश में। लेकिन चलो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आता है कि द नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट आपका इस स्टेट में लोकेटेड है। तो भाई इसको कहा जाता है श्री साई सैलम डैम, मतलब अनऑफिशियली नाम इसका श्री साई सैलम डैम है, ऑफिशियली तो इसका नाम नीलम संजीव रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट ही है। ये आपका कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, नल्ला मल्ला हिल्स में बना हुआ है और ये आपका आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है कंट्री में और कृष्णा रिवर के जो पानी है उसको लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लड़ाई होती रहती है। तो भाई इससे भाई हमें पता चल रहा है कि हम आंध्र प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो भाई रोस्टिंग और कैल्कुलेशन के बीच के आपके फर्क बता दिए गए हैं। रोस्टिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन। वहीं कैल्कुलेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल ओर को तो हीट किया जाता है लेकिन लिमिटेड एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस, है ना। यहाँ पर एक्सेस एयर चाहिए होती है, यहाँ पर लिमिटेड एयर या ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपका रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए और ये किया जाता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो भाई देयर इज आवर आंसर, दैट इज रोस्टिंग। ये टॉक्सिक गैसेस और सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ये वोलेटाइल कंपाउंड्स और टॉक्सिक जो है वो रिलीज करता है।
लेकिन अब स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग में हम एक बेस रॉक या बेस मिनरल को लेते हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हम बॉक्साइट की स्मेल्टिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम वगैरह मिलता है। और इंसिनरेशन का मतलब होता है जब हम टॉक्सिक वेस्ट को या रिडंडेंट चीजों को क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो दैट इज इंसिनरेशन। फिर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन्ड सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। तो भाई आपका कांडला जो है ये तो गुजरात के पास आ गया, एन्नोर और कोची है ये नीचे की तरफ आ गए। मरमागो जो है भाई आपका ये आता है गोवा में, है ना, और यहाँ पर पास में रत्नागिरी भी है। तो मरमागो पोर्ट जो आपका ज्वारी एस्चुरी के एंट्रेंस पे बना हुआ है, ये एक नेचुरल हार्बर है गोवा, ठीक है। इसकी रिमॉडलिंग 1961 में की गई। इसके बाद से ये आयरन और एक्सपोर्ट्स को हैंडल करता है जो जापान के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन कि भाई क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलिब्डेनम इज लोकेटेड है। मोलिब्डेनम वही पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो क्लाइमेक्स माइन जो है वो आपकी लाई करती है यूएसओ के कोलोराडो। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं होते ज्योग्राफी से, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ उनका मेंशन कहीं ना कहीं होता है, वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। हालांकि मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के हेड में पढ़ा, ठीक है। तो भाई ये चारों चैप्टर्स के हमारे कुछ क्वेश्चंस 25 के आसपास क्वेश्चंस ये थे। अब आप ये कहोगे भाई 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, कभी भी क्वेश्चंस का जो नंबर है वो पढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें फोकस इन पे कंप्लीटली रखना है। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटे छोटे चैप्टर्स, ये बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, है ना। इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप 1 घंटा भी अच्छे से लगाओगे तो आपको ये चैप्टर्स आप कर लोगे। क्योंकि मैंने ही ये चैप्टर्स आपके 40 to 45 मिनट्स में आपको कवर करवाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस ढंग से बैठ के एक बार वो लेक्चर्स अटेंड कर लेने हैं, उनको देखो, उनको समझो, उनके नोट्स बनाओ, भाई एकदम क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है इन चैप्टर्स, है ना। तो मेजर जो काम सीडीएस एनडीए और सीएपीएफ में हमें करना होता है वो ये करना होता है कि भाई अपना दिमाग कहाँ लगाना है। जरूर से ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है उतना पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ, दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद टू यू।